नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के भाग तृतीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम व द्वितीय के बारे में बहुत से कारकों के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ जो अध्ययन करने वाले कारक हैं उनमें नंबर 1 है आवागमन सुविधाएं। तो जो आवागमन सुविधाएं होती हैं वो कृषि को किस तरह से प्रभावित करती है वो यहाँ हम आज देखने वाले हैं। प्रदेश के फसली प्रारूपों को वहाँ विकसित आने जाने के साधन भी प्रभावित करते हैं। यानी किसी क्षेत्र में आने जाने के साधन विकसित है तो कृषि का विकास अधिक होगा और श्रमिक जो है लेबर जो है वो भी हमें सस्ती मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। आवागमन के विभिन्न साधनों द्वारा प्रदेश के छोटे बड़े स्थानों को जोड़ने से खाद्यान्नों के भंडारीकरण के व्यय में कमी आती है और फार्म पर प्रयुक्त श्रम भी सस्ता उपलब्ध हो जाता है। इसी तरह से उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों में मूल्यवान फसलों जैसे अदरक, अनानास, केला आदि बहुतायत से उत्पन्न होते हैं, परंतु वहाँ आवागमन के साधनों के अभाव के कारण और उत्पादन के क्षेत्रों का सड़कों से जुड़ाव नहीं होने की स्थिति में किसान इन फसलों से इच्छित लाभ अर्जित करने में वंचित रह जाता है। तो उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी भागों में क्या होता है, मूल्यवान फसलें होती हैं, लेकिन आवागमन के साधनों का अभाव और सड़कों की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान को अपनी उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े शहरों व मंडियों तक शीघ्र खराब होने वाली फसलों जैसे कि सब्जी और फल फूल हैं, उनको किसान विशेष ट्रकों और विशेष रेलों आदि द्वारा दूर दराज में मांग के क्षेत्रों तक शीघ्र पहुंचाकर उचित दर या उचित दाम प्राप्त कर लेते हैं। तो यही कारण है कि भारत का किसान जो है वो गरीब है और यूएसए का किसान जो है वो अमीर है। दूसरा कारक हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो है विपणन सुविधा। अपनी उपज के विषय में किसानों द्वारा निर्णय लेने से मंडी और बाजार की निकटता एक बड़ा कारक है। यानी मंडी या बाजार खेती के या खेत के नज़दीक है तो जो लाभ होगा किसान को वो अधिक होगा और दूर होने की स्थिति में लाभ की मात्रा जो है वो घटती जाती है। कृषि प्रभाव की घनिष्ठता और फसलों का उत्पादन उनका विक्रय केंद्रों, मंडियों, बाजार आदि से दूर हो जाने की स्थिति में घट जाता है। वजन में भारी और कम मूल्यों की फसलों से अर्जित लाभ दूर दराज में स्थित मंडियों तक पहुंचते पहुंचते घटता जाता है। यानी मंडियां दूर है और पदार्थ जो वजन में भारी है तो वो मंडी तक पहुंचते पहुंचते उसका लाभ जो होता है वो घट जाता है। व्यस्तम काल में यदि फसल मंडी तक पहुंचने में देर हो जाती है तो इनके मूल्य घट जाते हैं। दूर स्थित मंडियों तक माल को पहुंचाने में अतिरिक्त समय लग जाता है। किसान समय की बचत का सदुपयोग व लाभ नहीं अर्जित कर पाता। यानी मंडियां यदि दूर है तो माल को वहां तक पहुंचाने में समय अधिक लग जाता है, जिस कारण उसका मूल्य जो होता है वो घट जाता है। और साथ ही साथ बाजार का आकार भी इस बात पर निर्भर करता है कि लाभ कितना होगा, क्योंकि यदि बाजार का आकार छोटा है तो लाभ कम होगा और बाजार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्केट है तो किसान को लाभ अधिक होगा। तो बाजार का आकार, उसका छोटा बड़ा होना अथवा स्थानीय व राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय होना भी महत्वपूर्ण कारक है। यह व्यापार व आवागमन संबंधी नवाचारों सहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद में अगला कारक हम देख रहे हैं सरकारी नीतियाँ। तो जो सरकारी नीति भी होती है वो किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करती है। कई बार सरकारी नीतियाँ किसी फसल को उगाने के लिए किसान को उत्साहित करती है तो कई बार वो हतोत्साहित भी करती है और राजनीतिक दबाव के कारण किसानों को कई बार किसी फसल के उत्पादन के लिए रोका भी जाता है। तो सरकारी नीतियाँ भी भूमि उपयोग व कृषि प्रारूपों को प्रभावित करती है। गन्ना, गेहूँ, तिलहन व फलियों की कीमतों में घट-बढ़ होती रहती है। इनकी आर्थिक स्थिति घट-बढ़ संबंधी नीतियाँ किसानों को इनके उपजाने में कभी उत्साहित तो कभी हतोत्साहित करती
देखी जाती है। सरकार भी कभी राजनीतिक दबाव के कारण किसानों को अमुक फसलों के उत्पादन से रोकती है। अगला कारक यहाँ जो हम देख रहे हैं वो है धर्म। तो जो धर्म है वो भी कृषि को प्रभावित करता है। किसान की धार्मिक भावनाएं, रीति रिवाज, अनुष्ठान आदि भी विश्व के विभिन्न भागों में कृषि क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक प्रधान धर्मों में कुछ ऐसे निषेध प्रचलित हैं जिनके अनुसार उनके मतावलंबी कतिपय अन्नों तथा जिन्सों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मेघालय और मिजोरम की खासी व लुसाई जातियों में डेयरी व्यवसाय में रुचि नहीं पाई जाती है, क्योंकि उनके समाज में दूध व दूध पदार्थों को निषिद्ध माना जाता है। मुसलमानों में सूअर पालन पर प्रतिबंध है। हिंदू पशु हत्या, विशेषतः मवेशी वध, घृणित समझते हैं, जबकि सिख किसान तंबाकू की खेती नहीं करते हैं। संक्षेप में इतना कहा जा सकता है कि सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कारक जैसे भूमि ग्रहण और स्वामित्व, जोत के आकार, विखंडन, श्रम उपलब्धि, पूंजी, प्रदेश में मंडी तक आने जाने की सुविधाएं, सरकारी नीतियां, धार्मिक आस्था आदि प्रदेश के कृषि प्रारूप एवं भूमि उपयोग को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। और इसी के साथ हमारा ये कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों का जो अध्ययन है यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।